दया पवार जी की आत्मकथा अछूत के पिछले एपिसोड में हमने कई सारी चर्चाओं को लिया था। इनमें से कुछ चर्चाएं इतनी महत्वपूर्ण है कि सवर्ण साहित्य तो छोड़िए, किसी और दलित कथा में भी ये पढ़ने को नहीं मिली है अब तक। जैसे कि दया पवार जी जिक्र करते हैं कि जब शादियों का सीजन होता तो उनके घर में जो है वो दशहरा दिवाली जैसा माहौल होता, लेकिन जो लोग गाजा बाजा बजाना जानते थे वो शादियों में जाते थे और उनमें आदिवासी शादियों में जब बाजा बजाने जाते थे तो आदिवासी मराठों और साहो बाजे वालों के साथ अछूतों जैसा व्यवहार ही करते थे, उन्हें अलग बिठाया जाता था। तो ये जानकारी पता नहीं सिर्फ महाराष्ट्र के संदर्भ तक ही सीमित है या पूरे भारत में इस तरीके से होता है कि आदिवासी जो है स्पृश्यों को अपने से कमतर समझते हैं और छुआछात बरतते हैं। इस बारे में अंबेडकर नामा के श्रोता हमारा भी मार्गदर्शन कर सकते हैं कि आपके आसपास क्या इस तरह की कोई घटना कभी आपने देखी है कि आदिवासी समुदाय ने अस्पृश्य समुदाय के साथ छुआछात बरता हो। उसके अलावा हमने जाना कि किस तरीके से स्पृश्यों का घोड़ी पर चढ़ना अलाउड नहीं होता था। वह किसी ना किसी के कंधे पर सवार होकर दूल्हा जो है वो शादी के लिए जाता था। यह आज भी जस का तस बना हुआ है। बहुत सारी घटनाएं जो है सोशल मीडिया पर हम यदा कदा सुनते रहते हैं आज भी। उसके बाद पानी पीने की मनाही थी, घड़ों में हाथ लगाने की मनाही थी स्कूलों में। यदि प्यास लगती थी तो पास का चमारवाड़ा भी पानी देने से इनकार कर देता था, क्योंकि वे भी महारों को अपने से कमतर समझ के छुआछात बरतता था। वैसे तो एक कमाल की बात है, बट ये होता था। उसके बाद यदि प्यास लगे तो बच्चा या तो घर जाकर पानी पी कर आए या सारा दिन प्यासा बैठा रहे स्कूल की छुट्टी होने तक। उसके बाद जो सबसे अहम बात थी वो ये कि मास्टर कितना भी पढ़ा लिखा हो उसे रहने के लिए घर नहीं दिया जाता था। जात देखकर ही घर देने से इनकार कर दिया जाता था। और इन सब चीजों का जिक्र जो है वो जूठन आत्मकथा में भी था। और छांगिया रुख बलबीर माधोपुरी जी की, उसमें भी इसी बात का जिक्र है। और ये पंजाब की पहली दलित आत्मकथा है छांगिया रुख, उसमें भी इस बात का जिक्र है। उसके बाद जो सबसे अहम बात मैंने जानी वो किसी और दलित आत्मकथा में कहीं मेंशन नहीं है, वो ये कि उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल मराठी भाषा में करने पर स्कूल के जो एलीट ग्रुप के बच्चे होते थे वे दया पवार जी का मजाक उड़ाते थे और उर्दू मिक्स मराठी भाषा को वे महारों की भाषा कहा करते थे। तो ये अपने आप में एक शोध का विषय है कि मराठी के साथ उर्दू को मिक्स करना सिर्फ महार लोग ही इस्तेमाल किया करते थे या दूसरे तबके के लोग भी इस चीज को किया करते थे, और इतना भेदभाव भाषा के स्तर पर था ये मुझे नहीं मालूम था। क्योंकि हिंदी लिटरेचर में भी जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे देशज संस्कृत निष्ठ शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी और अरबी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है हर तरह की विद्या में। तो ये सब बातें जो हैं शोध का विषय है अपने आप में, और इस मामले में आप लोग चाहें तो मेरा भी मार्गदर्शन कर सकते हैं जो भी भाषा विज्ञान के ऊपर काम कर रहे हों श्रोतागण। तो अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे। हमने एपिसोड छोड़ा था कि मास्टर जी जो जाति से चमार थे उनके साथ दया पवार जी जो है पहाड़ी पर चढ़कर मास्टर जी के पिताजी के बकरी लाने का इंतजार कर रहे थे। तो अब हम चर्चा को यहीं से आगे लेकर चलेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। वैसे मास्टर औरतों के मामले में बहुत चालू थे। पहाड़ी के उस पार के गांव में दो औरतें हमेशा अंडों से भरी टोकरी लेकर आया करती। वे ये माल तालुके तक पहुंचाते। पता नहीं उन दो औरतों के साथ मास्टर ने कैसे संबंध स्थापित कर लिए। अक्सर वे स्कूल के बरामदे में ही आराम करती। स्कूल की चाबियां मास्टर के पास ही रहा करती। एक दिन जब मैं स्कूल जाता हूं तो देखा कि वहां कागज, धागा, लड्डू का चूरा पड़े हुए थे। मेरे मन में अजीबोगरीब शंकाएं घूमने लगती हैं। स्कूल की छुट्टी होने के बाद क्या हुआ होगा इसका अंदाजा लगता है। चाचा मास्टर का अच्छा दोस्त था। उन दोनों की बड़ी गहरी दोस्ती। वे दोनों आते जाते इन औरतों का मजाक उड़ाते। मुझे ऐसा लगता कि इस प्रकार किसी की बदनामी नहीं करनी चाहिए। इतने दिनों के बाद आज मैं यह बता पा रहा हूं। वैसे ये सब मारवाड़ा के लिए नया नहीं था। अनेक बातें सुनने में आती। डलिया भर सूखी बासी रोटियां किसी जरूरतमंद महिला को देने से वे तुरंत अपने वश में हो जाती है। कितनी गरीबी रही होगी। सोचिए कि 2 जून या 1 जून का खाना जुटाने के लिए भी औरतें जिस्म फरोशी कर लिया करती थी। चौथी कक्षा की बात है। मराठे की एक हट्टी कट्टी लड़की मेरी कक्षा में पढ़ती थी। उससे पहला मासिक धर्म आया और उसका पूरा लहंगा खून से सन गया। तब मैंने ही खोज की। यह लड़की अब औरत बन गई है। बंबई में कावा खाने में रहते समय लड़कों के बहलाने में आकर दरवाजों की दरारों से कई बार छिप छिप कर छोटी आयु में ही
संभोग के कई दृश्य मैंने देखे हैं। एक घटना तो अच्छी तरह याद है। मेरे एक मौसेरे चाचा थे, उनका नाम शिवा था। शादी हुई और बीवी मर गई। विधुरता के दिन काट रहे थे। सड़कों पर कसरत के खेल दिखाने वाली एक काली हुड़दंगी औरत उन्होंने घर में रखी थी। वैसे ये औरत बड़ी अजीब थी। पुरुषों की तरह पैंट शर्ट पहनती, लंबे बालों को जूड़े में बांधती, चाचा के को कावा खाने में मिलने आती, वह भी साइकिल पर बैठकर। सड़कों पर उसके खेल होते, बालों में वह पत्थर की बड़ी शिला बांधकर उठाती, अपना सारा शरीर लोहे की रिंग से पास करती। तो इस तरह की, जिन्हें हम नट बोला करते हैं, पहले बचपन में बहुत खेल मैंने देखे हैं नटों के। रास्ते में आते जाते या गली मोहल्लों में जाकर भी ये लोग इस तरह के खेल दिखाया करते थे। मुझे उम्मीद है आप में से भी बहुत लोगों ने इन नटबाजों को देखा होगा। जब कावे खाने में स्त्री पुरुष काम पर चले जाते, तब शिवा चाचा उसे कमरे में ले जाता। बूढ़ी औरतों को शिवा चाचा चाय पानी के पैसे देता और दूर फुटपाथ पर वे जाकर बैठ जाती। हम लड़कों को इसी बात का आश्चर्य होता कि कसरत के खेल दिखाने वाली औरत चाचा के सामने गाय के समान कैसे शांत लीन हो जाती। वे नंगे हो जाते, पसीने से लथपथ, दीवार का आईना जमीन पर कोण बनाकर रखते। औरतों की जांघों के बीच बाल होते हैं। इस बात का मुझे कई दिनों तक आश्चर्य होता रहा। शिवा चाचा के अंतिम दिन बड़े बुरे गुजरे। कसरत करने वाली वे औरत पता नहीं कहाँ गायब हो गई। इसके कारण शिवा चाचा बहुत दुखी हुए। हंसते खेलते शिवा चाचा गूंगे हो गए। घर में हमेशा सोने की जगह की तकलीफ थी। ऐसे समय में हम फुटपाथ पर सोते। शिवा चाचा की बगल में मेरा बिस्तर होता। एक दिन बगल में सोए शिवा चाचा को देखकर मुझे लगा कि शिवा चाचा रात भर बिस्तर पर हाथ पांव मारता रहा है। लगा शिवा चाचा ने खूब दारू चढ़ा ली है। सुबह झाड़ू वाला आया, फिर भी शिवा चाचा नहीं उठे। जब उनके ऊपर की चादर हटाई गई, तब मालूम पड़ा कि शिवा चाचा मर गया है। उसके मुंह से झाग आई थी। पंचनामे में यह सिद्ध हुआ कि शिवा चाचा ने अफीम खाकर आत्महत्या कर ली। कई दिनों तक यह बात सालती रही कि शिवा चाचा ने क्यों आत्महत्या की होगी। ऐसी ही एक और घटना याद आ रही है। हमारे घर के सामने 3 मंजिली इमारत थी। तल पर बिठा भाई नाम की गोरी भूरी औरत रहती थी। उसकी गोरी देह कोड़ सी लगती, तिल मात्र भी चमड़ी का रंग नहीं था, पलकें भी भूरी परंतु आंखें नीली थी। पीठ पर झूलते रेशमी रंग के पीले बाल थे। उसका शरीर भरा पूरा था। आने जाने वाले उसे एक नजर देखते। महार समाज में जन्म लेकर भी उसकी भाषा और रहन सहन सफेद पोश समाज की महिलाओं सा था। धूप में चलती तो गाजर से लाल हो जाती। उसकी तुलना में उसका पति बहुत कुरूप था। काले जामुनी रंग के चमड़े सा उसका रंग, एक आंख खराब, चेहरे पर चेचक के दाग। देखने में साधारण होने के बावजूद उसकी आमदनी अच्छी खासी थी। वह मोटर मैकेनिक था। जब देखो तब वह मोटर के नीचे आड़े पड़ा रहता। हम सब सपरिवारों से इस महिला का घर सबसे अधिक आकर्षक। दरवाजे पर झूलता हुआ पर्दा, भीतर पलंग, कोच, महंगा फर्नीचर, कांच लगी अलमारियां। उस समय में इस तरह का कोई रहन सहन सोच भी नहीं सकता होगा महारों के घर का। कांच की नक्काशेदार सॉसर में कांटे चमचों से भोजन खाया जाता। बचपन में मुझे इस घर के प्रति बड़ा आकर्षण रहता। इसके कई कारण थे। बिठा भाई को इतने ऐश्वर्य में भी कोई बच्चा नहीं था। इस कारण में मुझे बहुत लाड करती। बच्चे न होने के कारण वह महिला बड़ी बेचैन रहती। इस कारण उसने एक बार क्या किया कि सीधे उसने गर्भवती होने का नाटक किया। उसने नाभि के निचले हिस्से में चिंधियां बांधी। यह खबर कावा खाने में फैल गई। सभी औरतों ने बाद में उसकी बहुत फजीहत की। मुझ पर वह जान देती थी। अच्छी अच्छी चीजें खाने को देती, सिनेमा नाटक दिखाती। मुझे बहुत मजा आता। मैंने उसके साथ राक्सी में खजांची पिक्चर देखी थी। आज भी मुझे याद है। घर में कोई ना रहने पर वे मुझे अपने ऊपर बैठाती, पलंग पर चित्त सोती, मुझे जांघें दबाने को कहती। ऐसे समय में साड़ी ऊपर सरका लेती। उसके केले के पत्ते के गूधी सी जांघें दबाते समय मेरे मन में अजीब सी बेचैनी उठती। वैसे मेरी उम्र बहुत छोटी थी, परंतु ये सब देखकर भीतर बड़ी उथल पुथल मचती। तो काफी ऐसी चीजों का भी जिक्र किया है जो महिला होने के नाते पढ़ने में काफी संकोचजनक हो जाती हैं। पिताजी की बीमारी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। गांव आने के कारण उनके स्वास्थ्य में हुआ परिवर्तन कुछ दिनों के लिए ही टिक पाया। जैसा कोई दिया बुझने से पहले खूब फड़फड़ाता है, वैसा ही उनके साथ हुआ। बंबई में पिया स्पिरिट उनकी अंतड़ियों तक पहुंच गया था और शराब की लत अब तक भी न छूटी थी। गांव में उनकी बीमारी का इलाज कोई ना कर सका। कोई कहता भूत व्याधा हो गई है, कोई कहता किसी ने करनी की है, परंतु शायद उन्हें अपनी बीमारी का कारण मालूम था। उन्होंने अपनी
माँ और भाई से मिलने की जिद की। वे बंबई गए। 10-15 दिनों के बाद उनके सीरियस होने का तार मिला। जाकर देखा पिताजी की हालत बहुत गंभीर थी। निरंतर करहाते, सनकी से बड़बड़ाते रहते। घर की समाधि का अंगारा लगाने की क्रम शुरू हुआ। अस्पताल में भर्ती कराने की बात किसी को ना सूझी। मतलब झाड़ फूंक कराने का मंत्रोच्चारण या किसी भी तरीके से झाड़ फूंक कराने की बात हुई। और ये सारा जिक्र जो है हमने जूठन हो, चाहे अक्करमाशी हो या मुर्दैया हो, इन सब में पड़ा है कि दवा खाना ले जाना या डिस्पेंसरी ले जाना या हॉस्पिटल ले जाने की बात किसी को नहीं सूझती थी। सबसे पहले जो बात सूझती थी वो ये कि झाड़ फूंक करवाने वाले को घर बुला लिया जाए। इस चीज का बहुत बढ़िया जिक्र तुलसीराम जी ने मुर्दैया में किया है कि कैसे उनके दो रिश्तेदार जो हैं इस तरीके से मौके का फायदा उठाया करते थे पैसे ऐंठने के लिए। उनकी मौत बड़ी तकलीफदेह थी। मरते समय उनकी बड़ी दुर्दशा हुई। सनक में आकर वे कपड़ों को तय करते, उन्हें एक के ऊपर दूसरा रखकर घर बनाते। वह बार बार गिर जाता। हाथ पैर घिस घिस कर उन्होंने बलि के बकरे से प्राण त्यागे। आदमी कैसे मरता है ये बहुत करीब से देखने का मौका मिला। मरते वक्त मेरे बाल बच्चों को किसी प्रकार की कमी नहीं होने दोगे, इस प्रकार का वचन वे चाचा से लेना नहीं भूले। घर में बड़ा रोना धोना हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं नहीं रोया था। अपलक निरंतर देखता जा रहा था। अरे बच्चे को रुलाओ नहीं तो घुटकर मर जाएगा। मेरी ओर देखकर हर कोई यही कह रहा था। कैमरा में लाया गया। शव के साथ सगे संबंधियों का फोटो खिंचवाना चाहिए, यह कावा खाने की प्रथा थी। लेकिन आज ये घटना मुझे बड़ी अजीब लगती है। उस दुखद क्षणों में भी पोज देने की भाग दौड़ मचती। और आजकल इस तरह तो सोशल मीडिया पर हम बहुत ज्यादा देखते हैं। फेसबुक तो अक्सर पटा रहता है। लोग अपने प्रियजनों की मृत्यु की तस्वीरें तक पोस्ट करते हैं ऐसे क्षणों में। उस जमाने का कैमरा बड़ा अजीब था। काले पर्दे के भीतर कैमरामैन अपने को ढक लेता, सामने की डिबिया एक हाथ से खोलता। सबके सामने मां के गले की काली मड़ियों की माला तोड़ दी गई। उनमें से सोने की मड़ी पान के बीड़े में रखकर पिताजी के मुंह में डाली गई। मां के माथे का सिंदूर पोंछकर चूड़ियां फोड़ दी गईं। शव को नहलाने के लिए दरवाजे का पल्ला निकाला गया। उस पर नहलाने की प्रथा थी। माथे पर चांदी का कलदार रुपया, नए कपड़ों पर फूल की चादर, अर्थी बांधी गई। रास्तों पर शव पर फेंकने के लिए कुछ छुट्टे पैसे, उड़द लाइयां मतलब धान से बनी हुई खील। फिर भूत बनकर न आए इसीलिए उड़द की दाल से भूत न बनने का क्या कनेक्शन है? ये तो सिर्फ निरा अंधविश्वास है। और इस तरह की बहुत सारी बातें जो हैं कैथरीन मेयो ने अपनी पुस्तक मदर इंडिया में लिखी हैं, जिसे मैंने शब्द दर शब्द आप लोगों को पढ़कर सुनाया था। और उसमें भी इसी टाइप का जिक्र था कि पंडित जो है अपने फायदे के लिए किस तरीके से सारे काम किया करते थे। सोने का सिक्का भी उस वक्त उन्हें छुआछात नहीं लगती थी। शव में से वो पान का बीड़ा निकाल के उसमें से सोना निकाल लिया करते थे। और जो माथे पर चांदी का सिक्का लगा होता था वे भी पंडित जी की झोली में चला जाता था। ये सब बातें कालीबाड़ी मंदिर के जिक्र में बंगाल के कैथरीन मेयो ने स्पष्ट तौर पर लिखी हैं। हमारा सारा आकाश उजड़ गया था। हताश होकर हमने गांव की राह ली। एक पैराग्राफ छूट गया, मैं पढ़ देती हूं। चाचा ने पानी दिया। वर्ली में महार मंडली के लिए अलग शमशान घाट था। उन दिनों शव को दफनाते थे। पुरुष जितना गहरा गड्ढा खोदा गया। कब्र पर सब लोगों ने मुट्ठी मुट्ठी मिट्टी डाली। 13वीं की। मेरे सर के बाल न निकाले जाएं, मैंने जिद की। जाने दो, बच्चे की जात है कहकर किसी ने जबरदस्ती नहीं की। कौवा कुछ खाए इसके लिए लोग कितने परेशान। निवाले के साथ दारू बीड़ा भी रखा गया। मैंने पिंड को हाथ लगाया तब कहीं निवाला लिया। तो मतलब ये सब चीजें तो मैंने देखी हैं। मेरे फादर भी जब तक थे वे श्राद्ध किया करते थे दादाजी को हालांकि हमने कभी देखा नहीं, क्योंकि फादर की शादी से काफी पहले उनकी डेथ हो गई थी। तो पापा को ये सब कुछ करते हुए देखा है। छत पर ले जाकर पूरा आसन के साथ रखते थे खाने की थाली, और उसके साथ दादाजी के शौक की दारू और सिगरेट भी रखते थे। ये सब कुछ मैंने देखा है। हमारा सारा आकाश उजड़ गया था। हताश होकर हमने गांव की राह ली। सही अर्थों में सर पर आकाश ढह गया था। पिताजी किसी तरह चोरी चकारी कर घर की गाड़ी खींच लेते थे। माँ का नहर पास ही 2 मील पर, उसकी खेती बाड़ी थी। चचेरे भाई भागे दौड़े आए। माँ पुनः विवाह कर ले इसकी ये जिद उन्होंने की।
कोई एक विदुर था, उसने माँ को देखा था। हम दो छोटे बच्चे, मैं तो बहुत ही छोटा, बहन 7-8 साल की। महारवाड़ा कुछ ऐसा था कि किसी के काम न आता था, और कभी भी इज्जत झट से मिट्टी में मिल जाए सो अलग। तो ये सिर्फ महारवाड़ा का ही जिक्र नहीं है, समाज की संरचना ही हमारे भारतीय समाज में इसी तरीके से है। कैथरीन मेयो की पुस्तक में हमने ये सब चीजें पढ़ी हैं। सवर्ण समाज भी इसी तरीके से करता था। लेजिस्लेटिव असेंबली डिबेट में इस चीज की चर्चाओं को उन्होंने कोट किया है, बाकायदा लेजिस्लेटिव असेंबली डिबेट को उन्होंने कोट किया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली डिबेट में इस तरह की चर्चाएं हुई हैं कि बेटियों की जो शादी करने की उम्र है उसको न बढ़ाया जाए, और उसके पीछे 3 कारण दिए थे। और उसमें सबसे पहला कारण ये था कि घर के पुरुष जो हैं उन्हें छोड़ेंगे नहीं, उनकी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। और ये सभी चर्चाएं जो हैं सवर्ण पुरुष कर रहे थे सवर्ण परिवारों के संदर्भ में। तो ये सिर्फ महारवाड़ा की बात नहीं है, ये सभी समाजों की बात है। दादा इज्जत को सब कुछ समझने वाले, दादा के कहने पर मां पर ज्यों बिजली गिरी हो। एक तो ननिहाल के बारे में उसके मन में बचपन में ही नफरत सी थी। उसे दादा की ये बात कसाई सी लगी। मैं आपके दरवाजे भीख नहीं मांग रही, मैं मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल लूंगी, दादा से उसने साफ साफ कह डाला। जब मैं पैदा हुई तब उसका बाप मर गया, बाप को मिट्टी दी और सद्य प्रसूता का छल शुरू हुआ। लड़का नहीं हुआ ये गुस्सा था ही। नानी को भूखा रखते, उसके ढोर ढंगर सा काम लेते, आटा छान कर निकालने के बाद जो चोकर बचता उसकी रोटी नानी को दी जाती। इस प्रकार छल शुरू हुआ। उन दिनों ससुराल की यंत्रणा जेल सी जानलेवा थी। इन तकलीफों से तंग आकर नानी अपने ननिहाल चली गई। माँ बहुत छोटी थी, उसे नानी से अलग किया गया। माँ बताती थी, तुम्हारी नानी एक बार ननिहाल गई तो फिर वापिस नहीं आई, उसने पूरा घर बसा लिया। माँ का बचपन ननिहाल में बीता, माँ के बिना। जिंदगी में उसे माँ का सुख नहीं मिला। शादी होने तक माँ की और नानी की मुलाकात तक ना हुई थी, परंतु पिता बहुत ही समंजस थे। उन्होंने पहल कर माँ और नानी की मुलाकात कराई, मतलब जो इनके सेकंड फादर थे। बाद में नानी हमारे घर कई बार आती। नानी अंधी हो गई थी, लाठी पकड़कर उसे गांव से मैं लेकर आता। दूसरा घर बसाने के बाद भी उसे कोई लड़का नहीं हुआ। वहां एक छोड़ 3 लड़कियां हुई। नानी और मौसा का हमें बड़ा आसरा रहता। वैसे नानी और उसकी लड़कियों का संसार बड़ी गरीबी का था, परंतु ये लोग बड़े अनुरागी थे। माँ के मायके से ये लोग हमें बहुत अपने करीबी लगते। माँ ने मर्दों से कमर कस ली, जिंदगी भर तूफानी कष्ट उठाए, उसके सामर्थ्य से मैं चकाचौंध हो गया। पिताजी जितने लाड प्यार से मुझे न पाले थे, उससे अधिक लाड प्यार से माँ ने पाला। हाथ के फोड़े सा उसने मुझे संभाला। वास्तव में आज मैं जो भी कुछ हूं, मैं पिताजी के रहते क्या बन पाता? पढ़ लिख कर भी पता नहीं या ये सब कुछ कर पाता या नहीं। मेरे साथ पढ़ने वाले महारवाड़ा के लड़के अब कहाँ हैं? माँ ने जो त्याग किया था उसी से इस कीचड़ से निकलने की ऊर्जा मेरे अंदर फूटने लगी। पिताजी का रास्ता मेरा रास्ता नहीं है। उन्होंने जो भी कुछ किया वह सब मुझे टालना है। भीतर ही भीतर मैंने ये तय कर लिया था। माँ से एक दिन यूं ही पूछी हुई एक बात याद आ रही है। माँ, तूने क्या देखकर पिताजी से शादी की? इस पर वह आंखों भरकर समूचे जीवन का इतिहास बताने लगी। उसकी शादी कब हुई माँ को मालूम ही नहीं। उस समय वह पालने में थी। कहते हैं पालने में ही विवाह के मोर बांधे गए। जब वह घाघरा पोलका पहनने लगी थी तभी उसकी शादी हो गई थी। इस बात पर उसे विश्वास ही ना होता। ग्राम द्वार पर किसी का भी दूल्हा आता तो वह कहती कि मेरी भी शादी करो। इस प्रकार का हट माँ चचेरे दादा दादी के पास करती। तो इससे उस समय के समाज में पता चलता है कि औरतों को बचपन से ही ये बात बैठा दी जाती थी कि तुम्हें सिर्फ शादी करके चले जाना है और तुम्हारे जीवन का कोई ध्येय नहीं है। गले की काली पोत उसे झूठी लगती। बड़ों को के समझाने पर भी उसे भरोसा न होता। उसे फुसलाने के लिए फिर दूल्हे के पीछे उसे बिठाते। साड़ी की गठरी उसके पेट के पास जमा हो जाती। सिर पर लोटे में नारियल रखा रहता। इस पोज में उसे कलसा लेकर बिठाया जाता। माँ को लगता उसकी शादी हो रही है। माँ की शादी का किस्सा बड़ा मजेदार है। पिताजी की माँ देवकी और माँ का मायका एक ही था। दोनों के मायके के उपनाम भी एक कस्बे। दादी उन दिनों बम्बई में थी। पिताजी की शादी की जब बात चली तब दादी को अपने मायका का गांव बड़ा अधिकारपूर्ण लगा। उसकी एक ही जिद थी, बहू लाऊंगी तो औरंगापुर की ही, मतलब अपने ही मायके से बहू उठाऊंगी।
उन दिनों औरंगपुर में पिताजी के लिए उचित लगने वाली एक भी लड़की नहीं थी। माँ के लिए बात चली, पर चचेरे दादा ने ये बात ठुकरा दी। हमारा गांव उसकी समझ से बहुत ही बदनाम गांव था, मवालियों का घावड़ गांव, ऐसा ही वे कहते। महारवाड़ा के करीब करीब सभी लोग बंबई चले गए थे। किसी के पास न खेती न बाड़ी, थोड़ी बहुत जमीन जो थी भी तो उसमें काम करने में सबकी नानी मरती। करीब करीब सभी लोग दारू ताड़ी और जुए से पूरी तरह डूब चुके थे। जब कभी कोई बंबई वाला आता तो एकदम अप टू डेट आता, पर वापस जाते समय पूरा भुक्कड़ होकर जाता। गांव का मराठा मंडली वस्तुएं गिरवी रखकर उसे गाड़ी भाड़े के लिए पैसे देती। गांव की मराठा मंडली मूल्यवान वस्तुओं की गिरवी रखने की ताक में रहती। मुट्ठी के मोल में गिरवी रखते मिट्टी के मोल में गिरवी रखते। कंधे का कोट, हाथ का छाता सब चलता। ऐसे गांव में बेटी देना उन्हें पसंद ना था, पर दादी पीछे हटने वाली न थी। वे महारवाड़ा से उठकर सीधे गांव जाती। वहां पटेल के सामने अपना रोना रोती हैं। मैं आपके गांव की बेटी, आपके गांव ही मुझे बहू चाहिए, यह मेरा अधिकार है। उन दिनों मुखिया की बात कौन टाल सकता था। नाना नानी को पंचायत में बुलाया गया। गांव के निर्णय के खिलाफ नाना नानी ने विरोध करने की क्या बिसात थी। ऐसे हुई पिताजी के साथ मेरी माँ की शादी। जब तक पिताजी जीवित थे उनकी अनुपस्थिति में माँ उन्हें कोसती रहती, बड़बड़ाती रहती, मेरी तो किस्मत फूटी है, भाग्य को दोष देती। पर पिताजी के मरने के बाद उसमें गजब का परिवर्तन आ गया। पिताजी की याद कर वे घंटों बिलखती रहती। तुम्हारे बाप ने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया, ऐसा कहकर वे सुबकती रहती। माँ बताती, जब तुम्हारे पिताजी खाना खाने बैठते तो उनका सारा ध्यान चूल्हे की ओर होता। हमारे लिए कुछ बचा या नहीं, मेरे लिए कुछ बचा है या नहीं, इसका वे बड़ा ध्यान रखते। पिताजी की उदारता की तारीफ करने वाले काफी लोग थे। जब मैं बड़ा हुआ, नौकरी लगी, जेब में पैसे कुल बुलाने लगे और जब जब भी गांव जाता तब तब पुराने लोग मिलते, कहते, क्या रे बाबू तू कितना कंजूस, किसी के लिए पैसे नहीं खर्चता। तेरा बाप देख कैसा था, बंबई से आया कि गांव में दारू ताड़ी और मटन की पार्टी होती और एक तू है कि चाय तक नहीं पिलाता। मैं क्या उत्तर देता, भीतर ही भीतर हंसता रहता। उनकी उदारता के कुछ प्रसंग मुझे आज भी याद है। पंचायत में आया मेहमान हमारे घर भी भोजन को आता है। ऐसे ही एक बार दूर का रिश्तेदार हमारे घर आया। उस दिन चूल्हा ठंडा था। हम रात की मांगी गई रोटियों पर गुजारा करने वाले थे, परंतु मेहमान को बासी रोटियां कैसे दी जाएं। पिताजी ने माँ को कौन सा इशारा किया पता नहीं। माँ एक लौता तांबे का हंडा लेकर बाजार घर के बाहर निकली। मेहमान को लगा होगा पानी के लिए गई है। जब माँ वापस आई तब उसके आंचल में सारा बाजार बंधा होता है। गेहूं, गुड़ सब कुछ खरीद लाई। रात में मेहमान को पूर्ण पोली का भोजन कराया गया। मेहमान के चले जाने के बाद हंडा गिरवी रखने की बात उसके मन को तकलीफ देती रही। पिताजी कहते, जाने भी दे, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। उनकी इन आदतों के कारण या कहिए उनकी बिगड़ती आदतों के कारण हम जीवन भर टटपूंजिया ही रहे। ईमानदारी से जीते तो भी हाथ क्या लगता। घर में कौन सा ढेर सारा सामान था। 2 मिट्टी का राजन अर्थात मटके जमीन में धसे होने के कारण ही वे बच पाए। पत्थर की चक्की, मिट्टी का चूल्हा, एक लकड़ी का बक्सा और कुछ बर्तन जर्मन बर्तन कौन से बर्तन होते हैं, शायद एल्यूमिनियम के बर्तनों के लिए लिखा गया होगा। पीतल के 1-2 ही नाम मात्र के। ठंड से बचने के लिए गुदड़ी संपूर्ण महारवाड़ा में हमारे घर में ही थी। माँ गुदड़ी बहुत अच्छी सी थी। गोलाकार परिधि में एक एक गोला छोटा छोटा होता जाता। आज भी हमारे घर में माँ के हाथ की बनी हुई गुदड़ी संभाल कर रखी हुई है। माँ के स्नेह सी ही वह आज भी नहीं फटती। बंबई की भटकन में वह लकड़ी का बक्सा बहुत उपयोगी साबित हुआ। सारा संसार उसमें समा जाता। सौदा, मसाला, राशन का अनाज, कौन सी पोटली में क्या है, माँ ये छूते ही बता देती थी। लकड़ी का बक्सा पार्टीशन के रूप में भी काम में लाया जाता। यहाँ तक आपकी सीमा पेटी के इधर हमारी, क्या मजाल कि बच्चे भी इधर से उधर हो जाएं। वे एक ही खून के पारिवारिक सदस्य हैं। बड़े आश्चर्य की बात लगती। पिताजी के जाने के बाद एक काम मैंने बड़ी निष्ठा से कर डाला। दारू निकालने का सामान, जिसमें दारू सड़ाने का डिब्बा, लकड़ी की पटरी वगैरह थी, सब तोड़ डाला। इन सब की विरासत मुझे निरुपयोगी लगी। वाकई इसी तरीके से रूढ़ियां भी जो अपनी उपयोगिता खत्म कर चुकी हूं, उन्हें हटा देना ही बेहतर रहता है, समाज की तरक्की के लिए भी और देश की तरक्की के लिए भी। शायद इसी विजन के साथ बाबा साहब ने
कहा होगा, जाति का विनाश करना बहुत जरूरी है, जाति को तोड़ना बहुत जरूरी है। मैं अपनी जिंदगी में दारू के वशीभूत कभी नहीं हुआ। कई संकट आए, प्राण छटपटाने लगे, आत्महत्या करने तक की स्थिति होती। ऐसा कहते हैं कि इस तरह व्याकुल होकर आदमी दारू को समर्पित हो जाता है। अपना दुख क्षण भर के लिए भुलाने के लिए वह ऐसा करता है, मतलब दारू का आसरा लेता है। परंतु दारू का नाम लेते ही मेरे सामने संपूर्ण खानदान की एक लंबी दुखपूर्ण कतार खड़ी हो जाती। दादा, पिताजी, चाचा, ये सब देखकर मैं घबरा जाता हूँ। इन दिनों ये परंपरा मेरा चचेरा भाई निभा रहा है। हद तक अल्कोहलिक हो गया है। उसे परावृत्त करने में मैं असफल रहा हूँ। इसका यह मतलब नहीं कि मैं दारू छूता भी नहीं। छोटे बड़ों के साथ आजकल उठता बैठता हूँ। उनके आग्रह करने पर एक आध पैग ले लेता हूँ। पर सच बताऊं, पीने की अपेक्षा सामने रखे पदार्थों पर मेरा ध्यान अधिक रहता है। एक जमाना था जब यह सब लगता कि दारू मुझे लील लेगी, पर आज वैसा नहीं लगता। जीवन में भीतर से जो भी मस्ती उठी है ना, इस नशे के सामने वह नशा बहुत तुच्छ लगता है। घर के सामान के बारे में, पिताजी की दूसरी वस्तुओं के बारे में मुझ में ऐसी कोई घृणा नहीं थी। वे जो वाद्य कांडा बजाते थे वह मुझे मन से भाता। कई दिनों तक वह दीवार की खूंटी पर टंगा रहा। एकांत में उसके सुर में सुनता, पर इसे कभी बजा न सका। पिताजी की अमूल्य निधि हाथ से निकल गई, इसका दुख होता। दिनों दिन किताबी होता जा रहा था। महारवाड़ा से, वहां की अनुभूतियों से दूर दूर जाने लगा। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में हम चर्चा को आगे लेकर चलेंगे। तब तक ये एपिसोड्स आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। और जहां तक ऑडियो की आप लोग कहते हैं क्वालिटी सुधारने का, तो मेरे गले की ही क्वालिटी अभी खराब हुई पड़ी है। मेरे से खुद ही नहीं बोला जा रहा है। ऑडियो बिल्कुल दुरुस्त है। दरअसल जो खराबी है वो मेरे गले में है। खराश होने की वजह से मैं ज्यादा जोर से और साफ लहजे में नहीं बोल पा रही हूं। तो गला ठीक होते होते ही ऑडियो क्वालिटी भी सुधर जाएगी। तब तक आप भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपके लिए इतना एडजस्ट करती हूँ, बीमारी की हालत में भी यहाँ से खड़े होकर वीडियो बनाती हूँ। थोड़ा कभी कभी आप भी एडजस्ट कर सकते हैं, इतने स्वार्थी मत बनिए। तो इसी के साथ ये बताना भी मत भूलिएगा कि आपको ये एपिसोड कैसे लग रहे हैं, और यदि पसंद आते हैं तो दूसरे सोशल मीडिया पर इनको स्प्रेड करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगली चर्चा के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।